Zombie apocalypse. ये टॉपिक हमने 3 वीडियोज़ में डिवाइडेड किया हुआ है। पहला एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, दूसरा प्रॉब्लम वी आर फेसिंग राइट नाउ, और तीसरा हमारे पास इनका सलूशन क्या है। तो अगर आपको इन टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आपको ये तीनों ही पार्ट देखने होंगे। तो आज का वीडियो इस टॉपिक का पहला पार्ट है, बाकी दोनों पार्ट जल्दी ही रिलीज कर दिया जाएगा। और अगर आप इसे काफ़ी टाइम बाद देख रहे हो तो आपको इन दोनों वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो मीटर आप अपने घर के बाहर लगे हुए देखते हो, इस मीटर में जब आप 1 यूनिट बिजली खत्म करते हो तो उतनी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में एक कोल वेस्ट इलेक्ट्रिक पावर प्लांट करीब 820 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। वही अगर हम इतनी ही एनर्जी एक न्यूक्लियर वेस्ट पावर प्लांट से बनाए तो वो एटमॉस्फेयर में सिर्फ 12 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। इस वक्त प्रैक्टिकली जो दुनिया को क्लीन एनर्जी दे रहा है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। और ये न्यूक्लियर एनर्जी हमें मिलती है न्यूक्लियर रिएक्शन से। और ये न्यूक्लियर रिएक्शन 2 तरीके से काम करती है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। वैसे देखा जाए तो न्यूक्लियर वर्ड सुनने में ही बड़ा खतरनाक लगता है। न्यूक्लियर का मतलब रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब कैंसर, और कैंसर का मतलब मौत। जनरली एक आम आदमी के मन में न्यूक्लियर का मतलब यही होता है, लेकिन फिर भी हम इतने बड़े लेवल पर न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये लाइफ को बचा रहा है। जी हाँ, जो हम सोचते हैं ना कि न्यूक्लियर मतलब कोई जान लेने वाली चीज़, एक्चुअली में ये पावर प्लांट्स उल्टा इंसानों की जान बचाने में मदद कर रहा है। वहाँ कोल वेस्ट पावर प्लांट एटमॉस्फेयर में जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस छोड़कर लोगों की जान ले रहे हैं। वही 2013 की नासा की एक स्टडी के अकॉर्डिंग 1976 से 2009 तक न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से करीब 1.8 बिलियन लोगों की जान बच चुकी है। आज न्यूक्लियर एनर्जी सबसे क्लीन एनर्जी सोर्सेज में से एक है। अगर हम इसके अल्टरनेटिव्स की बात करें जैसे सोलर पावर प्लांट या फिर विंड पावर प्लांट, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इफिशियंसी। उनमें कॉस्ट पर जूल एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा लग जाता है। और अगर हम दूसरे एनर्जी सोर्सेज के बारे में बात करें जैसे कोल पावर प्लांट या फिर डीजल फ्यूल पावर प्लांट्स, तो वो चीप तो होते हैं लेकिन वो क्लीन एनर्जी हमें नहीं देते। वेल ग्रेट राइट, अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? यहाँ जो भी हमें दिख रहा है वो सब कुछ बहुत ही सही दिख रहा है। तो फिर क्यों पिछले कुछ सालों में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की ग्रोथ को रोककर विंड एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी पर ज़्यादा ध्यान दी जा रही है? और आज भी जो हम डिज़ाइन और जो मेथड हम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज कर रहे हैं वो तरीके 1970s के हैं। और क्यों एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 2050 तक जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको किसी दूसरे पावर सोर्स से रिप्लेस करना पड़ेगा। By 2050, all 420 nuclear plants operating today must be replaced. We're not on a path to get there. आखिर क्यों? वेल इसके बहुत सारे रीजंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियर एनर्जी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। पेपर में और थ्योरी में न्यूक्लियर रिएक्शन से एनर्जी लेना तो बहुत ही आसान है, मतलब थ्योरी में फिजिक्स को पेपर पर उतारना काफ़ी आसान है। लेकिन इस काम को प्रैक्टिकली शुरू किया गया तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। और इसीलिए आज भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाना किसी के लिए भी एक बहुत ही बड़ा टास्क है। सबसे पहले तो इसे बनाने में ही 8 से 10 सालों का टाइम लग जाता है। और टाइम तो चलो एक बार को ठीक भी है, मतलब सह लेंगे, लेकिन एक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने में करीब $10 बिलियन का खर्चा लग सकता है। $10 बिलियन। लेकिन जब 1973 के वॉर की वजह से क्रूड ऑयल्स की दाम अचानक से आसमान छूने लगे, तब जाके लोगों को इसमें प्रॉफिट दिखना शुरू हुआ और कई प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट में आ गए
और उन्हीं के बदौलत आज धरती पर करीब 440 पावर प्लांट्स मौजूद है जो कि हमें काफी क्लीन एनर्जी दे रहे हैं। लेकिन जब हमने ये पावर प्लांट्स बना लिए तब जाके हमारे पास आई दूसरी प्रॉब्लम। देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट जिस रिएक्शन का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाता है उनको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। इसमें जो हम न्यूक्लियर फ्यूल जनरली इस्तेमाल करते हैं वो है यूरेनियम। हाँ, यही जो आप ये छोटे छोटे पीसेस देख रहे हो ना, ये बुलेट जैसे चीज ही यूरेनियम से बनी है। और इस एक पीस से हम जितनी एनर्जी निकाल सकते हैं उतनी ही एनर्जी निकालने के लिए हमें 807 किलोग्राम कोयले को जलाना पड़ेगा। तो आप सोच रहे हो कि ये कितना ज्यादा एफिशिएंट है। यूरेनियम एक बहुत ही हेवी एलिमेंट होता है, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल भी होता है। जैसे ही इससे कोई न्यूट्रॉन टकराता है तो वो दो छोटे छोटे एलिमेंट में टूट जाता है और इससे और दूसरे न्यूट्रॉन निकलने लगते हैं जो कि दूसरे यूरेनियम से टकराएंगे और वो उसको भी तोड़ देंगे और ज्यादा न्यूट्रॉन निकलेंगे और वो न्यूट्रॉन किसी दूसरे यूरेनियम से टकराएंगे और ऐसे ऐसे करके न्यूक्लियर फिजन में एक चेन रिएक्शन चालू हो जाती है और इसे ही हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। और जब यूरेनियम टूटता है तो बहुत ही बड़ी अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज करता है और इसी एनर्जी या फिर हीट का इस्तेमाल किया जाता है पानी को गर्म करने के लिए। और वो पानी एक बार बॉयल होने के बाद स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो स्टीम टरबाइन में भेज दिया जाता है जिससे टरबाइन घूमने लगती है और हमें मिलती है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यूरेनियम जो हमारे पास है उसकी सप्लाई भी हमारे पास लिमिटेड है। आज जिस रेत से हम यूरेनियम निकाल रहे हैं, अगर हम इसी रेत से यूरेनियम को निकालते रहे तो हमारे पास करीब 230 साल का ही यूरेनियम अवेलेबल है। और ये भी एक रीज़न है कि क्यों न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अब नहीं बनाया जा रहा है और क्यों न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को केवल एक टेम्पररी सोर्स माना जा रहा है। ये हमारे लिए एनर्जी का एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाना बहुत ही ज़्यादा महंगा है और टाइम कंज्यूमिंग है। उसका प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यूरेनियम की सप्लाई लिमिटेड है या फिर रिस्क ऑफ मेल्टडाउन। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी मेन प्रॉब्लम नहीं है। आज जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ये है न्यूक्लियर वेस्ट।